नमस्कार। स्वागत है आपका शंकर आइस एकेडमी दिल्ली ब्रांच में। इट इज एन एंड टू एंड सोल्यूशन टू ऑल योर एकेडमिक नीड्स। वी हैव बीन क्राफ्टिंग सिविल सर्वेंट्स फॉर द पास्ट 22 years। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मॉड्यूल को। इस मॉड्यूल में जैसे आप जानते हैं कि हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, डेली एनालिसिस देखते हैं और ये भी देखते हैं साथ साथ में कि प्रीलिम फोकस कुछ टॉपिक्स क्या क्या हैं, है ना। इस मॉड्यूल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक आवश्यक सूचना देना चाहती हूँ कि सीसैट के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 1 तारीख से 1 सितंबर। इट इज बाय स्वामीनाथन सर। ही हैज 23 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो आप प्लीज जल्द से जल्द एडमिशन ले लें। तो चलिए इस मॉड्यूल को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग प्लीज लाइक, प्लीज शेयर, प्लीज कमेंट, ताकि हमारा मनोबल बढ़ते रहे और आपके लिए हम आपके हिसाब से हम ऐसा एक वीडियो ला सकें जिस वजह से आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही कंसाइज वे में हो सके, ठीक है। दीज आर फ्यू ऑफ द टॉपिक्स जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं इस चीज की। सबसे पहला टॉपिक हम बात करने वाले हैं इज रिलेटेड टू पेरिस एग्रीमेंट में जब इंडिया ने साइन किया था उससे रिलेटेड है ये, कि किस तरीके से जो ग्रीन इंडिया मिशन है उसमें शॉर्टकम्स देखने को मिल रहे हैं, उसके कुछ फेलियर्स देखने को मिल रहे हैं। तो एक रिपोर्ट उसमें जारी की गई है, तो उस पे हम देख सकते हैं कि क्या क्या है। दूसरा अगर हम टॉपिक देखें तो इज रिलेटेड टू आवर हिस्ट्री GS1, जिसमें इट इज रिलेटेड टू अ स्तूपा जो उज्जैन के साइड में मिला है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तीसरा टॉपिक की अगर बात करें तो इट्स रिलेटेड टू यूपी में जो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो रही है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एवरीथिंग। तो वो भी, इस चीज को भी हम देखेंगे कि किस तरीके से ये चीज हो रहा है एंड किस तरीके से गवर्नमेंट इसको कॉम्बैट यानी कि इसको टैकल करने की कोशिश कर रहा है। चौथा अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी इस साल के शुरुआत से ही ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा चर्चों में रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि डीलिमिटेशन जो है वो तो पहली बात पॉलिटी का पार्ट है, ओके। तो हम ये भी देखेंगे कि व्हाट इज डीलिमिटेशन, क्या इतनी इतनी चर्चें क्यों हो रही है, इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हो रहे हैं, साउथ वर्सेस नॉर्थ, हमने सब पढ़ा होगा राइट। बट हम इसको थोड़ा सा आज देखेंगे, ठीक है। और जैसे हर मॉड्यूल के अंत में हम प्रीलिम फोकस टॉपिक्स पे भी थोड़ा सा रोशनी दर्शाते हैं, तो वो चीज भी हम करने वाले हैं, ठीक है। पहले टॉपिक की अगर बात करें तो हम आज के लिए सबसे पहला टॉपिक ये बात डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रीन इंडिया मिशन फेल शॉर्टेज। ऐसा क्यों है कि ये जो मिशन है इसमें हमें एक शॉर्ट कुछ देखने को मिल रही है, जिसके वजह से हम अपना जो टारगेट है उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर देखें तो इसका न्यूज अभी रिपोर्ट एक आया है बाय दी ऑडिटर जनरल के, और एक रिपोर्ट ने जारी हुई है जिसमें ग्रीन इंडिया मिशन फॉर इनएडिक्वेट फंडिंग, हम देख सकते हैं कि इसके कुछ ऐसे रीजंस हैं कि क्यों इनके फेलियर्स देखने को मिल रहे हैं, इनका शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला हम देख सकते हैं कि इज द इनएडिक्वेट फंडिंग, प्रॉपर फंडिंग नहीं मिलने की वजह से, प्रॉपर वीक स्कीम कन्वर्जेंस। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि अगेन बहुत ही अलग अलग सेगमेंट्स हैं। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल टॉपिक, इट इज मल्टी डायमेंशनल। एक टॉपिक दूसरे कोई ऐसे टॉपिक से कनेक्शन रख सकता है जो हमें कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो वही चीज हमें यहाँ देखने को मिलती रही है कि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे हैं एंड उनके लैक ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि इसका जो मिशन है एंड जो बाकी सब स्कीम्स के मिशन है, अगर इनको हम कन्वर्ज कर दें तो जो आउटकम होता है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने के चांसेस हैं। बट क्या दिक्कत है यहाँ पे कि वो कन्वर्ज नहीं है, स्कीम जो वीक है, इट इज वीक स्कीम कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। पुअर मॉनिटरिंग, अच्छे तरीके से जांच नहीं हो पा रही, अच्छे तरीके से मॉनिटर नहीं हो पा रहा है कि क्या क्या बातें हैं जिसकी वजह से ये शॉर्टकमिंग हो रही है, ठीक है। फेलियर टू मीट फॉरेस्ट कवर टारगेट्स, ऐसे बहुत सारे टारगेट हैं जो इस मिशन के तहत लिए गए थे और उनका फेलियर बहुत ही बड़े तादाद यानी कि परसेंटेज में देखने को मिलता है। अभी अपकमिंग स्लाइड्स में आपको वो दिख जाएगा कि क्या है, मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ। अब अंडरमाइनिंग ऑफ दिस क्लाइमेट गोल, NAPCC के बारे में हम बात करेंगे। इट इज एक्चुअली लिंक्ड विथ पेरिस एग्रीमेंट जो इंडिया ने साइन किया था फॉर द कमिटमेंट की क्लाइमेट को हम लोग कॉम्बैट करने में, क्लाइमेट चेंज जो हो रहे हैं उसके इफेक्ट्स को कम करने के लिए हमने कुछ कुछ गोल किए थे, जिसके वजह से हम देख सकते हैं कि उनके भी कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जो कि उतने अच्छे तरीके से फुलफिल नहीं हो पाए हैं। अगर हम लोग देखें कि इन अ नट शेल यानी कि इन अ ग्लांस या फिर इन अ समरी अगर हम देखें तो ये बेसिकली मिशन है क्या। तो अगर हम लोग ग्रीन इंडिया मिशन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले वी नो दैट
2014 में इट वाज लॉन्च्ड, इसको बाय द मिनिस्ट्री ऑफ EFCC, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको लॉन्च किया था, इस मिशन को। अगर हम लोग पेरेंट प्लान देखें तो वी कैन सी NAPCC इज द पेरेंट प्लान, जिनमें से इस प्लान के तहत बेसिकली देर आर 10 मोर ऐसे मिशंस हैं जिनके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से दिस इज द पेरेंट प्लान। इफ वी सी अबाउट द एम, तो मेजर एम जो है इस पूरे इस पूरे मिशन का इज टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात इज टू वी नीड टू प्रोटेक्ट आर इकोसिस्टम, वी नीड टू प्रोटेक्ट आर बायोडाइवर्सिटी, एंड उन्हीं को रिस्टोरेशन को लेते हुए तहत पे ये मिशन को जारी किया गया था। टारगेट कवर अगर हम देखें तो फिर इंक्रीज फॉरेस्ट एंड ट्री कवरेज बढ़ते हुए नंबर्स दिख रहे हैं, +5 मिलियन हेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें टारगेट ऑफ द क्वालिटी, क्वालिटी में भी हम देख सकते हैं कि +5 मेगा हेक्टर में क्वालिटी में एनहांसमेंट हुई है, क्योंकि फॉरेस्ट कवर्ड एरियाज बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इट इज अ पॉजिटिव साइन, इट इज ट्रू। ऑडिट पीरियड का अगर देखें तो ये जो पूरा आर्टिकल जो आज आया है, इट्स बेसिकली ऑन लाइक 2015 से 16 और 24 से 25 का पूरा आंकड़ा कंपेयर किया गया है। इस हिसाब से फिर पता चलता है कि क्या एक्चुअली में शॉर्टकमिंग्स हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो व्हाट वाज द टारगेट और एक्चुअली अचीव क्या हुआ। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट कवर थी उसका जो टारगेट था वाज 1.4 मिलियन हेक्टर। लेकिन अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो जो अचीव हुआ दे आर इन अ वेरी लो नंबर, 0.11। दिस वाज द नंबर की अचीव। अगर हम देखते हैं शॉर्टफॉल में तो वी कैन सी दैट इट वाज द शॉर्टफॉल ऑफ 91.87%, यानी कि 91.81% हम देख सकते हैं कि हमारा क्या टारगेट था और क्या शॉर्टकमिंग है। इन दोनों के बीच का जो परसेंटेज है, कितने ज्यादा नंबर तक है ये। अगर हम इसी बात पे बात करें कि इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर, दैट वाज ऑन द क्वालिटी, कि कितने हद तक इफेक्टिवली जो फॉरेस्ट कवर है वो एक्चुअली में किस हद तक डाइवर्सिटी को प्रॉपर तरीके से कंजर्व कर पा रहा है, रिस्टोर कर पा रहा है। और वही अगर हम लोग इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर या ओवरऑल जो इंक्रीज हुआ फॉरेस्ट कवर का उसकी बात करें तो उसमें भी टारगेट जो था वो कभी अचीव ही नहीं हुआ, 0.03। यू कैन सी द लेस ऑफ द नंबर दैट इट इज, एंड हमारा टारगेट क्या था। हम देख सकते हैं कि 97.57% इज एक्चुअली द शॉर्टेज जो हमें देखने को मिलती है व्हेन वी मेड अ टारगेट, एंड हमने कितना हद तक अचीव करा। इस वजह से हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो टारगेट हो रहे हैं वो उतने अच्छे तरीके से फुलफिल यानी कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में हमें एक गैप देखने को मिलता है। वीक कन्वर्जेंस, अब हम लोग एक एक करके सारे सेगमेंट्स को देखेंगे कि किस तरीके से, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि वीक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, पुअर मॉनिटरिंग हो रही है, फाइनेंसिंग बहुत वीक है, तो वो सब भी हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले वीक कन्वर्जेंस। हम देख सकते हैं कि सबसे पहले द कन्वर्जेंस विद द कॉम्पेंसेटोरी एफॉरेस्टेशन फंड नॉट इफेक्टिवली अचीव्ड। हम देख सकते हैं कि ये जो स्कीम था CAMPA कैंपा, ये इसका भी हम देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली कन्वर्ज नहीं हो पाया। एक और ऐसा स्कीम है मनरेगा, जो कि इस ग्रीन इंडिया मिशन के तहत कभी इंटीग्रेटेड नहीं था, बट अगर होता तो इसमें हम देख सकते थे कि ग्रीन इंडिया मिशन को एक अलग ऊंचाई मिल सकती थी। नगर वन योजना में देखें तो ऑपरेटेड लार्जली इन सिलोस, वीकन अर्बन फॉरेस्ट्रीज आउटकम्स अंडर GIM। तो हम देख सकते हैं कि ये भी अनदर स्कीम है जिसमें हमें शॉर्ट कमिंग्स देखने को मिली कन्वर्जेंस नहीं होने के कारण से। स्कूल नर्सरी योजना, देयर वाज अनदर योजना जिनके वजह से हम देख सकते हैं। एंड अगर हम लोग मेजर इम्पैक्ट्स की अगर ओवरऑल बात करें तो पुअर कन्वर्जेंस अफेक्टेड फाइनेंसिंग, प्लानिंग एंड ऑन ग्राउंड डिलीवरी। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे स्कीम्स जिनके मोटिव एंड गोल सेम होते हैं, उनको कन्वर्ज करने के जगह पे उनका जो बजट एलोकेशन होता है वो अलग अलग होता है, जिसके वजह से ये बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट को लेकर के, गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ा एक बर्डन की तरह सामने आ जाता है। तो हम वही चीज़ देख सकते हैं कि प्लानिंग एंड ऑन ग्राउंड डिलीवरी को लेकर के कहाँ हमें गैप एक्चुअली में देखने को मिल रहा है।
मूविंग ऑन, नाउ वी कैन सी कि किस तरीके से वीक फाइनेंशियल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग का बहुत ही बड़ा हाथ है बिकॉज ऑफ दिस ड्यू इन द केस ऑफ शॉर्ट फॉलिंग ऑफ दिस। तो 8 states एंड यूनियन टेरिटरीज डिड नॉट मेंटेन एनुअल अकाउंट्स। हम ये देख सकते हैं कि सबसे मेजर रीजन अगर है तो इनमें से जैसे 16 एक्चुअल स्टेट्स थे जिनमें हम लोग देख सकते हैं 16 एक्चुअल ऐसे स्टेट हैं जिनमें ये ऑडिट ने रिव्यू किया है, एंड इसमें से हम देख सकते हैं कि जो 8 ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि उनका एक प्रॉपर ऑडिट अकाउंट ही नहीं है। दूसरा अगर हम देखें तो स्टेट्स में अकाउंट्स वर अनऑडिटेड और कंटेन। वी कैन सी दैट कि ये जो पूरा जो सिस्टम है इसमें हमें थोड़ा सा एक मतभेद गैप देखने को मिलता है। प्लानिंग अगर देखें तो डेफिशिएंसी ऑब्जर्व्ड, हम देख सकते हैं कि प्लानिंग को लेकर के बहुत ही ज्यादा डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है जिसके वजह से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही हद तक कम हो जाता है। मॉनिटरिंग देख सकते हैं हम कि इन सफिशिएंट टू ट्रैक आउटकम्स ऑन द ग्राउंड। हम देख सकते हैं कि भले ही ऑन पेपर इट हैज़ अ वेरी गुड नंबर्स एंड अ वेरी गुड आउटकम, बट हम एट द सेम टाइम हम ये देख सकते हैं कि वेनेवर वी आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व एंड वेनेवर वी आर ट्राइंग टू मॉनिटर तो उनका जो आउटकम है वो इनसफिशिएंट यानी कि बहुत ही कम पाया जाता है। सिस्टमैटिक हम देख सकते हैं कि 16 ऐसे किए गए जिसमें से फाइंडिंग पॉइंट टू सिस्टमैटिक नॉट आइसोलेटेड इश्यूज। हम देख सकते हैं कि ओवरऑल दिस रिपोर्ट सेज अ लॉट। ओके, मूविंग ऑन, वाई GIM मैटर्स एंड इंडिया का क्लाइमेट कमिटमेंट बेसिकली क्या है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि वी जस्ट मेजर मेजर यही है कि वी आर एक्चुअली टारगेटिंग कि हम किस तरीके से अपने जो बायोडाइवर्सिटीज हैं या फिर जो क्लाइमेट को चेंज करने के को लेकर के इंडस्ट्रीज हैं उन सबको किस किस हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं जिसके वजह से जो कार्बन सिंकिंग जो है वो एक्चुअली इंश्योर हो सके। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं एडिशनल कार्बन सिंक इंडिया हैज प्लेज टू क्रिएट बाय 2030 वाया फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अंडर द पेरिस एग्रीमेंट NDC। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो पूरा मिशन है ये पेरिस एग्रीमेंट के ही प्रॉमिस पे टिका हुआ है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि मेजर हम लोग का जो टारगेट है वो कार्बन सिंकिंग है, यानी कि हमें जो कार्बन एमिशन है और जो ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से जो एमिशन है उनको कम करने के लिए एक टारगेट बनाया गया है। पेरिस एग्रीमेंट की अगर बात करें तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर्स इज सेंट्रल टू इंडियाज क्लाइमेट प्लेज, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया का जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, बहुत ही ज्यादा नंबर्स पे है। तो इसीलिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही हो जाती है कि हम किस तरीके से फॉरेस्ट और ट्री को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको रिस्टोर करने पे काम कर सकते हैं। वेटलैंड्स की भी इसमें कुछ कुछ नामे हैं। ठीक है, लो कार्बन स्ट्रैटेजी, हमें अपने जो कार्बन एमिशन है उसको बहुत ही ज्यादा कम करना है। ठीक है, अगर हम देखें को बेनिफिट्स तो हमें साथ साथ में बायोडाइवर्सिटी, वाटर सिक्योरिटी, कार्बन सैंक्वेस्ट्रेशन, फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड को भी एम्पावर करना है, बढ़ावा देना है। फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड की अगर बात की जाए तो हम ये देख सकते हैं कि किस किस हद तक इट इज एक्चुअली बीइंग प्रमोटेड, ताकि जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट हमें जो देखने को मिलता है उसको हम कहीं ना कहीं टैकल कर सकें, कहीं ना कहीं उनके बीच में एक हार्मनी क्रिएट कर सके, ताकि हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरमेंट कंजर्वेशन को भी कर सकें। ठीक है, now we can see that NAPCC, the 8 national missions, हमने जो इस NAPCC के अंडर हमने ऐसे 8 मिशंस को जारू किए हैं जिसमें से एक मिशन हमारा ग्रीन इंडिया मिशन भी है। बाकी मिशन अगर हम देख लें तो सोलर मिशन हो गया, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल हैबिटेट, वाटर मिशन, स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अस टू ऑल्सो इंश्योर कि हमारा अगर क्लाइमेट चेंज को लेकर के कोई भी बात है तो उस चीज़ को भी साथ साथ में हम उस चीज़ को लेकर के एक नॉलेज बेस रखें, ताकि हमारे बीच में अगर अवेयरनेस बना रहेगा तो हम भी इस चीज़ के एक हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन दैट वी नीड टू सॉल्व। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, GIM से। पहला स्टेटमेंट अगर देखें तो इट वाज लॉन्च्ड इन 2014 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो यस, फर्स्ट इज करेक्ट।
सेकंड की अगर बात करें तो इट इज वन ऑफ द 8 मिशंस अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC launched in 2008. We can say that it is also correct. It aims to create an additional carbon sink of 3.5 till 4 billion tons of CO2 equivalent to 2035 under India's national determined contribution. Yes, it is implemented in convergence with CAMPA and MNREGA as its statutory mandatory. So no, क्योंकि इस पूरे आर्टिकल में ही हमने ये पढ़ा कि वीक कन्वर्जेंस के वजह से ही ये शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। तो जो लास्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। तो आर आंसर इज बी 1, 2 एंड 3। आगे बढ़ते हुए हम दूसरे टॉपिक तक जाते हैं। तो हमें बहुत चीज, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक इज रिलेटेड टू हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के ऐसे ही बहुत कम रहते हैं एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बेसिकली देयर वाज वन साइट। अगर हम लोग देखें इस पूरे आर्टिकल को, तो अशोका एरा स्तूपा बिगर देन सांची 90 इयर्स ऑन, यानी कि 90 साल पहले इस स्तूपा का डिस्कवरी हुआ। एंड अभी तक, एंड बेसिकली ये जो पूरा साइट है, ये एक्चुअली में स्तूपा इज एक्चुअली, पहले बहुत लोगों को लगता था कि इट इज लाइक अ माउंटेन, लेकिन बाद में पता चला कि इट इज एक्चुअली अ स्तूपा। ठीक है, तो वैश्य की स्तूपा उज्जैन के बारे में ये पूरा टॉपिक है। ठीक है, एंड हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको रिन्यू करने का एक नया फोकस जारी किया गया है बाय द MP गवर्नमेंट। तो इस पर हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे। हम देख सकते हैं कि वाई इन न्यूज। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये जो स्तूपा है इन उज्जैन मध्य प्रदेश इज द न्यूएस्ट इज इन द न्यूज because the Madhya Pradesh government and archaeological site of India are planning to undertake fresh excavation and restore of this site after nearly 90 years। यानी कि 1838 सॉरी 1938 एंड 39 में ये जो पूरा साइट है इसका डिस्कवरी हुआ, लेकिन इसको रिस्टोर करने का या इसको एक्सकवेट करने का कोई भी बात नहीं हो रही थी उस टाइम पे। अभी ये चर्चे में है, तो इसीलिए ये न्यूज में है, इसीलिए ये रेलिवेंट है फॉर आर एग्जाम ऑल्सो एंड करंट अफेयर में हेंस ही है। ठीक है, हम देख सकते हैं व्हाट आर द की फैक्ट्स जिस वजह से हमें पता चल सकता है कि वैश्य तेरकी इज अ एंशियंट मोल्ड एट उज्जैन। सबसे पहले ये जो पूरा साइट था, इट वाज लाइक अ माउंटेन। ठीक है, फिर क्या हुआ दैट मध्य प्रदेश आइडेंटिफाइज एज द रिमेनिंग्स ऑफ अ मेजर स्तूपा। तो फिर बाद में हमें पता चला कि ये बेसिकली एक मेजर स्तूपा का अवशेष यहाँ पे पाया जा सकता है। A fresh excavation is being proposed after a gap of nearly 90 years. You can see कि 1938 से लेके 39 में इसको डिस्कवर किया गया, और इसका जो भी एक्सकवेशन की बात हो रही है, इसको जो रिस्टोर करने की बात हो रही है, वो आप देख सकते हैं कि 90 साल के बाद इसके बारे में बात की जा रही है। आप देख सकते हैं द स्तूपा इज एस्टिमेटेड टू हैव हैड अ डायमीटर। हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले हम देख सकते हैं इसका जो बेस का डायमीटर है वो बेसिकली 350 फीट है। ठीक है, और इसका हाइट अगर हम देखें तो इज नियरली 100 फीट। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि सांची स्तूपा से भी बड़ा माना जा रहा है ये वाला स्तूपा। देख सकते हैं कि सांची स्तूपा से अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये 53 फीट बड़ा माना जा रहा है। ठीक है, द आर्टिकल नोट्स दैट मैंने यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया believes there may be a stupa larger than Sanchi, but this requires further scientific excavation to be established। अभी excavation start होने की बात ही हो रही है, अभी excavation start नहीं हुआ है, इसीलिए इसको 100% सही बता देना is also wrong। ओके, सांची स्तूपा बड़ा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नाउ वी कैन सी मौर्यन कनेक्शन। इस ये जो पूरा आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसका मेजरली जो कनेक्शन क्या है मौर्यन टाइम पीरियड से, तो हम देख सकते हैं कि जो एविडेंस थी वो यही बता रही है कि ये 3rd सेंचुरी BC की है, जो कि मौर्यन पीरियड को दर्शाता है। एन अनयूजुअल लार्ज ब्रिक
वर कंसिडर्ड क्रोनोलॉजिकली एविडेंस। हम ये देख सकते हैं कि इसी के थ्रू हमें ये पता चला कि एक बहुत ही बड़ा यानी कि अनयूजुअली लार्ज ब्रिक इस साइट पे पाया गया है। ठीक है, टू कॉइन्स, अ पंच्ड मार्क कॉइन एंड अ कास्ट अवंती कॉइन वर ऑल्सो रिकवर्ड। इस अभी पूरे साइट में हमें दो कॉइन भी मिली हैं, एक पंच मार्क कॉइन है और दूसरा अवंती का स्पेशल कॉइन। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि अ पॉसिबल एसोसिएशन विद एम्पायर अशोका has been suggested, but the article stress that it is not yet an estimate fact। जब तक इसको प्रॉपरली साइंटिफिकली एक्सकवेट नहीं किया जाएगा, कार्बन डेटिंग नहीं किया जाएगा, तो 100% बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उज्जैन वॉज एन इम्पॉर्टेंट सिटी इन द मौर्य वर्ल्ड, ये हम कह सकते हैं। एंड अशोका इज अ ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद उज्जैन बिफोर बिकमिंग द एम्परर। यानी कि उज्जैन का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है व्हेन इट कम्स टू मौर्य एंड उसके टाइम पीरियड को लेकर के। तो हम ये देख सकते हैं कि किस हद तक वो बहुत ही ज्यादा जरूरी माना जाता है। यूनिक आर्कियोलॉजिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे हम ये पहले जान सकते हैं कि अनलाइक अ कन्वेंशनल सॉलिड ब्रिक, द कोर कंसिस्ट ऑफ ए लोकल ब्रैकिश मुरुम। यानी कि उनका जो लोकल सॉइल था विच वॉज ब्रैकिश, उस सॉइल के तहत हमें देखने को मिल सकता है कि जो बाकी सब स्तूपा में एक सॉलिड स्मॉल ब्रिक्स यूज किए गए थे, इस स्तूपा को अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें लोकलाइज्ड मट्टी को यानी मड को यूज किया गया था, इसके सॉइल को यूज किया गया था एंड वॉज रैम्प्ड एंड कंपैक्टेड, हम ये कह सकते हैं। और अगर हम देखें तो इसमें बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो हम इस तरीके का देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का ब्रिक का जो अलाइनमेंट है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, एन अनयूजुअल बोल शेप structure at the base helped support the superstructure and resist the outward oblique thrust of the massive filling। तो हम ये भी कह सकते हैं कि there was an unusual bowl shaped and there was a very strong and a very steady base, जो कि इस बहुत ही बड़े जो स्ट्रक्चर था इसको भी थोड़ा सा हमें देखने को मिल जाता है। द मटेरियल्स एक्सकवेटेड फ्रॉम अराउंड द monument appears to have created a square mound with evidence of a western passage for worshippers approaching from the cities। हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो नॉर्मल स्तूपा में नहीं पाए गए थे। एंड हम देख सकते हैं कि कितना ज्यादा लोकलाइज्ड था ये वाला स्तूपा। ओके, नाउ देयर इज वन क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू दिस टॉपिक। पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें जो इस स्तूपा से रिलेटेड, इट इज एन एंशियंट स्तूपा लोकेटेड इन उज्जैन मध्य प्रदेश। यस, archaeological evidence suggests that the structure belongs to the Mauryan period. Yes, its definite association with Emperor Ashoka has been conclusively established through archaeological evidence. Okay. Excavation has revealed the use of compact local murur in the core of the structure। तो फोर्थ भी करेक्ट है। इफ वी सी द आंसर तो थर्ड वाला गलत हो जाता है क्योंकि इसमें कंक्लूसिवली जो टर्म है उसको यूज किया गया है। एंड यू के देखिए अभी जो एक्सकेवेशन स्टार्ट हुई है तो वी कैन नॉट जस्ट कंक्लूड सर्टेन थिंग्स। ओके, सो दैट इज द होल पॉइंट रिगार्डिंग दिस होल टॉपिक। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर टॉपिक, हम ये देख सकते हैं कि किस किस हद तक यूपी में जो अंडरग्राउंड पोल्यूशन हो रही है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। इस पूरे जो ये जो पूरा स्पॉटलाइट वाला जो आर्टिकल आप देख सकते हो इसमें आपको पता चल जाएगा कि किस हद तक बहुत ही ज्यादा चीजें देखने को मिल रही है, हेल्थ थ्रेट से लेकर के जो लोग वहां पे इंटरव्यूज दे रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस पूरे टॉपिक को। तो सबसे पहले ग्राउंड वाटर in the parts of Kanpur Nagar, Kanpur Dehat, and Fatehpur are being contaminated with hexavalent chromium। ये एक वेरिएंट है क्रोमियम का जो बहुत ही ज्यादा ह्यूमन लाइफ को लेके कैंसर कॉजिंग भी कहीं ना कहीं साबित होता है। ठीक है, द कंटेमिनेशन इज लिंक्ड मेनली विद डेकेड्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो इतने सालों में इंडस्ट्रियल वेस्ट को डंप किया जा रहा है उस वजह से क्या हो रहा है कि वो लैंड में जाकर के इतना ज्यादा ये वाला मेटल घुल मिल गया है
कि जिस वजह से जो ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड का जो वाटर है, उसमें हमें पोल्यूशन देखने को मिल रही हैं, एक येलोइश ग्रीनिश टाइप ऑफ स्ट्रेटास देखने को मिल रही है, यानी लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। तो जो कि लोग जो पी रहे हैं उनकी वजह से उनको या तो डायरिया हो जा रहा है, उनकी पेट खराब हो जा रही है, उनका लीवर इन्फेक्शन हो जा रहा है। तो ये सब ऐसे कुछ कॉज हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग देखने को मिलते हैं। हम देखें ऐसे कुछ कुछ मेजर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उनके ही डंपिंग ग्राउंड की वजह से ये इफेक्ट हो रहा है। Recent NGT proceeding continued to address the contamination and its health impact। बहुत ही सालों से यहाँ के जो अवाम है, इस रीजन्स के जो अवाम, जो पॉपुलेशन है, उनका ये दावा और उनका ये कंप्लेन करना है कि उनको बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शंस बहुत ही ज़्यादा लेवल पे हो रहा है, और हॉस्पिटल्स में भी जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं उनकी भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इफ वी फोकस ऑन की क्रोमियम के बेसिकली जो सिक्स्थ जो फॉर्म है, देख सकते हैं इट इज हाईली टॉक्सिक एंड रिएक्टिव फॉर्म ऑफ क्रोमियम। ये जो पूरा क्रोमियम है, ये कौन कौन इंडस्ट्रीज से एमिट होता है, कौन कौन इंडस्ट्रीज से बेसिकली यूज होता है ये वाला फॉर्म ऑफ क्रोमियम। सबसे पहले लेदर टेनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड वुड प्रिजर्वेशन। ये सब कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो उन एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पे अभी बहुत ही ज्यादा नंबर्स बढ़ते हुए दिख रही है। कानपुर हो गए, फतेहपुर हो गए, इसमें ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये इतने ज्यादा नंबर पे हैं कि जिन वजह से बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन होने के केसेस देखने को मिलते हैं। इस वजह से क्या होता है कि इट कैन कंटामिनेट सॉइल एंड ग्राउंड वाटर। सॉइल एंड ग्राउंड वाटर को इस हद तक पल्यूट कर देता है कि बहुत ही ज्यादा, एंड बहुत ही इसको डिस्पोज ऑफ करना भी बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल माना जा रहा है। ठीक है। अगर हम हेल्थ इम्पैक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले स्किन पे रैशेस होने के ऐसे चांसेस लगते हैं कि स्किन पे जो है रैशेस होने लगेंगे। ठीक है। तो स्किन प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, सांस लेने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होते हुए भी लोगों ने बताया है। ठीक है। हम देख सकते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी है, इसमें लिवर इन्फेक्शंस भी बहुत ही हद तक नाम पे है। ठीक है। लिवर इन्फेक्शंस बहुत ही ज्यादा नंबर पे है। एंड हम देख सकते हैं ऑर्गन डैमेजिंग, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जिनके फेलियर के भी केसेस सामने आ रहे हैं, और कैंसर का रिस्क है। वी कैन से दिस दैट एक्चुअली ये जो पूरा पोल्यूशंस है, पोल्यूटेंट्स है, ये अगर हम लोग इनको, इनका जो सोर्स है, अगर इनको हम लोग जैसे कंस्ट्रेन कर दे, कम कर दे, उस वजह से बेसिकली होगा क्या कि सबसे ज्यादा हद तक खुद से सेल्फ रिकवरी हो सकती है ग्राउंड वाटर की। बट हम ये देख सकते हैं कि अभी फिलहाल के लिए ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ही बड़े नंबर पे देखने को मिल रहा है। द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर क्लेरिफाइड कि इस ये जो क्रोमियम 6 है, इसको इनहेल करने से भी यू कैन एक्चुअली गेट कैंसर। कैंसर का बहुत बड़ा रिस्क बढ़ जाता है ह्यूमंस में। ठीक है। अब अगर हम लोग देखें कि इसमें गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है, तो गवर्नमेंट का मेजर रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला रिस्पॉन्स ये होता है कि नाउ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टेस्ट दोज पीपल जिनको इतना सारा इन्फेक्शन हो रहा है, एंड उस हिसाब से नाउ दे आर ट्राइंग टू कलेक्ट द सैंपल्स, एंड उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट हो रही है। मैपिंग अगर देखा जाए तो जिस मेजर रीजन जिसमें प्रॉब्लम्स और जो हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से लोगों को इफेक्ट हो रहा है, उसको मैपिंग करने का, ये जो मैपिंग का भी जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत ही ज्यादा रेगरस होने वाला है, बहुत ही ज्यादा परेशानियों में देखने को मिल सकते हैं। बट एट द सेम टाइम इस मैपिंग को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि अगर हम लोग सोर्स निकाल लें, प्रॉब्लम का अगर सोर्स निकाल ले, तो हम इस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से जो एनवायरनमेंट है, जो ग्राउंड वाटर है, वो अपने आप को रिवाइव कर सकती है। ठीक है। तो वी कैन से दिस कि कंटामिनेटेड एरिया को मैपिंग करने की बात हो रही है। सेफ वाटर, पाइप्ड वाटर बीइंग सप्लाइड टू द अफेक्टेड एरियाज। जो ग्राउंड वाटर कंजम्पशन है लोगों का, जो लोग ग्राउंड वाटर पे निर्भर करते हैं फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर मीन्सेस, तो उस चीज को स्विच करके गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एक्चुअली प्रोवाइड पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर, ताकि जो इनका जो असर है वो कम से कम होते रहे। मेडिकल केयर,
हेल्थ मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर अफेक्टेड पीपल, अफेक्टेड लोगों के लिए प्रॉपर हेल्थ ट्रीटमेंट, प्रॉपर मॉनिटरिंग जारी की गई है। पोल्यूशन कंट्रोल, डायरेक्शन बाय नेशनल ग्रीन डायरेक्शन एक्शन अगेंस्ट द क्रोमियम डंप्स एंड पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। ओके, ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसने ये डायरेक्शन को जारी किया है, जहाँ पे ये जो डंप्स एंड जो है इनको किसी तरीके से हमें इनके खिलाफ कुछ एक्शंस लेने जरूरी हैं। ठीक है, तभी ये जा करके उस तक एक दे विल ट्राई टू सेव दोज पीपल। मॉनिटरिंग की अगेन बात करें तो हैवी मेटल टेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राउंड वाटर को डिटेक्ट करने में। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनमें ग्राउंड वाटर को रेगुलरली टेस्ट किया जाता है, रेगुलरली देखा जाता है कि वो कितने हद तक उसमें हैवी मेटल्स पाए जाते हैं कि नहीं, एंड उस हिसाब से देन गवर्नमेंट कैन डू ऑल दीज थिंग्स। तो हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो पूरा रिस्पॉन्स वो ये है। नाउ देर इज वन क्वेश्चन, हम लोग देख सकते हैं दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द टॉपिक वी जस्ट स्टडीड। पहला पॉइंट अगर देखें तो chromium-6 is highly toxic and can pose carcinogenic risk. Yes, carcinogenic, you know, कि is actually cancer causing. Cancer causing. तो ये कैंसर कॉजिंग बताए जा रहे हैं एंड इट इज ट्रू ऑल्सो। सेकेंड पॉइंट अगर देखें तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी सच एज लेदर टेनिंग वो कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस कंटामिनेशन। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरी अगर देखें तो कंटामिनेशन कैन अफेक्ट बोथ सॉइल एंड ग्राउंड वाटर। तो यस, आई थिंक द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप प्लीज अपने इसमें बहुत ज्यादा ध्यान दें बिकॉज इट इज रिलेटेड टू डीलिमिटेशन। ये हमारे जीएस पेपर 2 में पॉलिटी के अंडर आता है। ठीक है, इलेक्शन एंड डीलिमिटेशन एंड कमीशन ये सब हम स्टैटिक मोड में पढ़ते हैं, लेकिन इसका अब हम लोग न्यूज एस्पेक्ट देखने वाले हैं कि बेसिकली व्हाई इज इट इन न्यूज, क्या बात हो रही है, क्यों इतनी चर्चाएं हो रही हैं कि इसके ऊपर इतना बड़ा आर्टिकल लिखा गया है, तो क्या रेलेवेंस है वो चीज हम देखेंगे अभी। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज डीलिमिटेशन। जब भी कोई इलेक्शन होती है तो डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप होते हैं एंड उस वजह से क्या होता है कि एक रीजन को अलग अलग कॉन्स्टिट्युएंसी में डिवाइड किया जाता है। प्लीज रिमेंबर ये जो डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्युएंसीज है ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। इस बात को आप प्लीज अपने दिमाग में रखिएगा कि ये जो हो रहा है कि ये इट इज बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, जिस क्षेत्र में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी उस क्षेत्र को एक कॉन्स्टिट्युएंसी बना दिया जाएगा। प्लीज रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन इटसेल्फ। तो दोनों में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। अगर हम मेजरली अगर देखें तो डिलिमिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज of electoral constituencies for the Lok Sabha and state assemblies based mainly on population density. Okay, तो हम ये चीज देख सकते हैं कि जो डिविजन ऑफ एंड रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्री है इसको ही हम लोग डिलिमिटेशन बोलते हैं। ठीक है, पर्पस अगर देखा जाए तो एक ये हमें पता है कि 1 वोट इज इक्वल्स टू 1 पर्सन इज इक्वल्स टू 1 वोट। हम ये भी जान सकते हैं कि सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके, ऐसा ना हो कि किसी क्षेत्र में ज्यादा लोग हैं उसको एक ही इंसान अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस वजह से क्या हो जाता है कि जो एक इंसान जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इतने बड़े लार्ज पॉपुलेशन का एस्पिरेशन को अब लोकसभा में डाल नहीं सकता, रिप्रेजेंट नहीं कर सकता उन लोगों को। तो इसीलिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इंश्योर किया जाता है। ठीक है, इसके कुछ ऐसे फॉर्मूलाज भी हैं विच यू वुड बी स्टडिंग। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, एडजस्ट कॉन्स्टिट्युएंसीज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन चेंज। जैसे होता है कि हम जानते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में यू कैन सी कि देर इज अ फ्लो ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि माइग्रेशन बहुत ही ज्यादा नंबर पे देखने को मिलता है। अगर ये लो डेवलप्ड है, ये हाई डेवलप्ड है, तो हाई डेवलप में फ्लो होगा। डिस्ट्रिक्ट में भी वही होता है, लो से हाई। तो वो जो हम लोग देखते हैं ना कि पॉपुलेशन का जो शिफ्ट है, पॉपुलेशन डेंसिटी का जो शिफ्ट है वो हम देखते हैं, तो उस हिसाब से फिर कॉन्स्टिट्युएंसीज को रीड्रॉ किया जाता है।
एंड तीसरा रीजन ये हो गया कि जो SC ST रिवर्स रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उनको भी एक बार डिसाइड किया जाता है, उनको भी एक बार देखा जाता है, रिविजिट किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली डिलिमिटेशन को लेकर के ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर हम लोग कमीशन की बात करें कि डिलिमिटेशन कमीशन बेसिकली है क्या, तो सबसे पहले ये प्लीज ध्यान रखिएगा कि डिलिमिटेशन जो है, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। ये इंडिपेंडेंटली काम करता है। ठीक है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज। ठीक है, तो वी कैन सी दिस कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है, ये जुडिशियल रिव्यू के भी दायरे में नहीं आता है, and it is an independent body constituted under the delimitation act of parliament। हम ये देख सकते हैं कि there is a statutory backing also। statutory backing हम देख सकते हैं। okay, its order can be force of law। जो ऑर्डर डिलिमिटेशन कमीशन देगा वुड बी फोर्स ऑफ लॉ, यानी कि इसका जो भी डिसीजन या कोई भी ऑर्डर अगर जारी करता है, जागरूक करता है डिलिमिटेशन कमीशन, तो उसको एक पत्थर की लकीर की तरह ट्रीट किया जाता है। कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट, जैसे मैंने बोला कि जुडिशियल रिव्यू के स्कोप के बाहर है, हेंस दिस पॉइंट एक्चुअली प्रूव्स इट कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। ठीक है, तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करता है, डिलिमिटेशन का एक स्टैट्यूटरी बैकिंग है, और हम देख सकते हैं फोर्स ऑफ लॉ एंड जुडिशियल रिव्यू के तहत है। ठीक है, now you can see that there is a constitutional backing as well। ठीक है, अगर हम बात करें आर्टिकल 81 की, यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन सी ओवर देयर ऑल्सो। ठीक है, आर्टिकल 81 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बेसिकली कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा को ये दर्शाता है, एंड इसी पे मेन पूरी डिस्कशंस और इसी पे मेन पूरी कॉन्फ्लिक्ट निर्धारित करती है। मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि ये जो कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा है, ये जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता था वैसे वैसे बढ़ा दिया जाता था। बट जब बात हुई कि मैंने गवर्नमेंट ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि हम लोग का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, तो उस वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग के एक प्रोग्राम को जारी किया, जहाँ पे कहा गया कि हमें अपना पॉपुलेशन को कम करना है। ठीक है, एंड जब कम करने की बात आई, तो जो साउथ इंडियन स्टेट्स जो थे, वो उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया, और उन्होंने बहुत ही अच्छे एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स लाए। वही अगर हम लोग कंपेयर करें नॉर्थर्न स्टेट्स की, तो उन्होंने उतना पॉपुलेशन में उन्होंने उतना प्रोवाइड नहीं किया, वो फैमिली प्लानिंग वाला जो प्रोग्राम था वो उतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसीलिए अभी अगर हम देखें, अभी का सेंसस अगर हम देखें, तो हम देख सकते हैं कि नॉर्दर्न स्टेट्स जो है उनमें पॉपुलेशन ज्यादा है, और सदर्न स्टेट में जो है वो पॉपुलेशन कम है। तो सदर्न स्टेट्स का यही मानना है कि हमें क्यों पनिश किया जा रहा है, अगर हमने ऐसा कोई प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया बहुत अच्छे तरीके से, तो वाई आर वी बीइंग इन अ पनिशमेंट जोन। तो वही पूरा डिबेट है, एंड इसी पे पूरी चर्चाएं हैं। तो आर्टिकल 82 की अगर बात करें, तो रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हर एक सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट का भी एक आर्टिकल को किया गया था, एंड दिस वुड बी पार्लियामेंट बाय लॉ। अगर आर्टिकल 170 की बात करें, तो सेम स्टेट लेजिस्लेचर को लेकर के कॉम्पोजिशन की बात हुई, और 330 और 332 में देखा जाए तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ SC एंड ST, दीज आर यू वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। हम देख सकते हैं, तो अगर हम लोग इवोल्यूशन की एक टाइमलाइन की बात करें, तो 1876 में जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन करके जो 42nd अमेंडमेंट आया था, इसमें क्या हुआ था कि जो सीट था एलोकेशन, फ्रोज एलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट अमंग द सीट्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन के तहत जो सीट्स हैं उनको फ्रोज कर दिया गया। ठीक है, फ्रीज कर दिया गया, इंटेंडेड टू प्रिवेंट स्टेट्स फ्रॉम बीइंग पीनलाइज्ड फॉर सक्सेसफुल पॉपुलेशन कंट्रोल। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये देखा कि जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने बहुत ही एक्सपोनेंशियली इस चीज को काम किया, इस चीज पे काम किया, इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया, एंड उनको पनिशमेंट ना मिले, इसीलिए सीट्स को फ्रीज कर दिए गए। ठीक है,
अगर 2001 की बात करें तो 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर बात करें तो ये जो फ्रीजिंग ऑफ द सीट था इसको एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। एंड पहला सेंसस, फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026, ये चीज इस अमेंडमेंट में था। अलाउड लिमिटेड कॉन्स्टिट्युएंसी रीएडजस्टमेंट यूजिंग सेंसस 2001 डेटा। हम ये देख सकते हैं क्या कहन, सीट्स को फ्रीज कर दिया गया और ये कहा गया कि जो पहला सेंसस 2026 में होगा उस सेंसस के तहत दे विल ट्राई टू एलोकेट द लोकसभा सीट्स। 2003 में अगर आए तो हम देख सकते हैं कि 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में कि कॉन्स्टिट्यूएंसी रीअरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस, इस चीज को परमिट किया गया and retain the freezing on total seat allocated to the seats to the states। तो हम देख सकते हैं कि बेसिकली अभी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि द फ्रीज ऑन इंटर स्टेट एलोकेशन ऑफ लोकसभा टू बी रिव्यूड आफ्टर द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड आफ्टर 2026, इसीलिए भी ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है। अगर हम देखें तो वाई सदर्न स्टेट्स आर एंशियस, मैं इसका एक रीजन दे चुकी हूँ एंड यू ऑल्सो नो कि सबसे पहले दे हैव लो पॉपुलेशन ग्रोथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो फैमिली प्लानिंग की जो पूरा स्कीम था उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करा, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ही सक्सेसफुली कर। डीलिमिटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, नाउ यहाँ पे दिक्कत आती है कि जो डीलिमिटेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन है, जिसके वजह से जो लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो सदर्न स्टेट्स का कम होगा व्हेन इट कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स। तो ये बहुत ही ज्यादा डिबेट में है, ठीक है। एंड देयर शेयर ऑन द लोकसभा सीट्स मे डिक्लाइन, वी नो दिस। फियर ऑफ लूजिंग पॉलिटिकल एंड फेडरल इन्फ्लुएंस, जो सदर्न स्टेट्स हैं उनकी बात उतने इम्पैक्टफुली रखी नहीं जा पाएगी लोकसभा में क्योंकि दे आर लेस इन नंबर, ठीक है। वी नो डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मेजोरिटेरियन, तो वो चीज़ हम देख सकते हैं। कोर कॉन्सेप्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल शुड नॉट बिकम अ पॉलिटिकल पेनल्टी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन और सीट एलोकेशन को लेकर के ही पूरी चर्चा हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो रिसेंटली बिल जो आया है विच इज अमेंडमेंट बिल 131 अमेंडमेंट बिल, इसमें क्या है, सबसे पहले 543 से सीट्स को इंक्रीज करके 850 कर देने का ये पूरा दावा है, ठीक है, लोकसभा की सीट्स को। ऑल स्टेट्स अबाउट 50% मोर सीट्स, यानी कि सारे जितने भी स्टेट्स हैं उनको 50% ज्यादा सीट्स मिलने लगेंगे। कीपिंग देयर रिलेटिव शेयर ब्रॉडली अनचेंज, तो अगर देखा जाए तो अगर ओवरऑल अगर रेशियो किया जाए तो वो कहा जा रहा है कि इट इज समहाउ नॉट चेंजेबल। एंड इसमें ये भी कहा जा रहा है कि 211 सेंसस इस डिलिमिटेशन प्रोसेस को एक्सरसाइज करने के लिए यूज करने वाले हैं ये लोग। एंड एम टू क्रिएट स्मॉलर कॉन्स्टिट्युएंसीज, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्युएंसीज बनाएंगे जिसमें से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन आएगा ताकि एक इंसान कम लोगों में यानी कि स्मॉल पॉपुलेशन डेंसिटी वाले लोगों को रिप्रेजेंट कर सके, जिस वजह से जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़े और डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा इफेक्टिव हो सके। फैसिलिटेट 33% ऑफ वुमेन रिजर्वेशन, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे बिल में। एंड इसको भी लेके बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि ये वाला जो बिल है जो एक्चुअली में बोल रहा था कि 33% बढ़ा देना चाहिए, वो भी पास होने के बावजूद भी उसका इम्प्लीमेंटेशन में हमें एक बाधा देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस बिल, ठीक है। नाउ एक्सपेक्टेड आउटकम अगर देखा जाए तो इस पूरे बिल के लिए एक्सपेक्टेड है कि मोर रिप्रेजेंटेटिव, ज्यादा से ज्यादा लोग रिप्रेजेंट होने चाहिए। स्मॉल कॉन्स्टिट्युएंसी का जो साइज है उसको स्मॉल कर दिया जाएगा। प्रोटेक्ट फेडरल बैलेंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो मतभेद है उसको टैकल करने के लिए इस बिल को फिर से टेबल किया गया है। फैसिलिटेट्स वुमेन रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन जो 33% है उसको जागरूक यानी लागू कर देने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रिड्यूस रिप्रेजेंटेशन गैप, ज्यादा लोगों को अगर एक इंसान रिप्रेजेंट करेगा तो एक रिप्रेजेंटेशन गैप हमें देखने को मिलता है, उसी चीज को हमें रिड्यूस करने का पूरा है और बेटर गवर्नेंस के तरफ हमारा एक गोल दिखता है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली सम ऑफ द डेटा जो आप देख सकते हैं। नाउ मेजर्स टू बैलेंस, अगर हम देखें तो
इंक्रीज लोकसभा सीट टू अकोमोडेट पॉपुलेशन ग्रोथ। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से अब कोशिश की जा रही है कि ये जो बैलेंस मेंटेन रहे जो अभी फिलहाल है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। प्रोटेक्ट फेडरल बैलेंस यानी कि जो स्टेट रिलेटिव रिप्रेजेंटेशन है उसको इंश्योर किया जाए और स्टेट्स की बातों को भी एक आवाज मिले। स्ट्रेंथन राज्यसभा एज द वॉइस ऑफ द स्टेट्स। लोकसभा के इलेक्शन के लिए तो ठीक, बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो राज्यसभा को भी लेकर के जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम होगा, तो इस वजह से हमें स्ट्रेंथन राज्यसभा एज द वॉइस ऑफ द स्टेट्स इसको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यूजिंग ट्रांसपेरेंसी इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन, हम प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं। एंड कंसिडर पॉपुलेशन कंट्रोल इफेक्टेड व्हाइल डिसाइडिंग द रिप्रेजेंटेशन। हमें पॉपुलेशन कंट्रोल है इसको आज भी बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में करने की जरूरत है, क्योंकि जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा रिसोर्सेज उतना ही ज्यादा स्कार्स होते चला जाएगा। बेसिक कॉमन सेंस है। इंक्रीज पार्लियामेंट्री सिटिंग डेज टू इंश्योर। मैं यही कहना, मैंने इट इज एक्चुअली अ थॉट कि जो पार्लियामेंट्री सेशंस हैं और जो डिस्कशंस है इस बिल को लेकर के वो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। इसमें जॉइंट कमिटीज एंड ऑपोजिशंस एंड जो रूलिंग पार्टी है उन दोनों को बैठ करके इसके ऊपर मतभेद करके इसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए। तो ये सब कुछ ऐसे मेजर्स हैं। नाउ देयर इज वन मेंस क्वेश्चन, टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको आप अपना सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई पॉइंट अगर आपको चाहिए तो आप हमें बता सकते। अब जैसे हर मॉड्यूल के लास्ट में हम प्रीलिम्स फोकस टॉपिक्स को देखते हैं, वही अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देर इज वन ऑटोबायोग्राफी जो कि हमारे 14 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उनकी ही कहानी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब ही वही होता है कि ऑटोबायोग्राफी। ओके, जिन्होंने 2017 और टिल 2022 में सर्व किया था हमें, जिसका नाम है ट्रायम्फ ऑफ इंडियन रिपब्लिक, माय लाइफ माय स्ट्रगल। ठीक है, दिस बुक इज एक्चुअली फॉर्मली रिलीज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हम देख सकते हैं न्यू दिल्ली में। और हम ये भी जानते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी कि जो उत्तर प्रदेश एज वेल एज द फर्स्ट मेंबर, ही वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम उत्तर प्रदेश एज वेल एज द फर्स्ट मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान दे दें क्योंकि दिस इज द कवर। आप देख सकते हैं कि ये बुक उन्होंने लिखी है अपने आत्मकथा को दर्शाते हुए, अपने लाइफ को एक्सप्लेन करते हुए। तो वी कैन सी दिस। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें प्रीलिम्स का, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईआर से रिलेटेड है ये। ठीक है, अगर हम देखें तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि इंडियाज ब्रिक प्रेसिडेंसी 2026 जो हुआ था, इसमें जो 8 मीटिंग हुआ था वो गोवा में कंडक्ट हुआ था। ठीक है, वर्किंग ग्रुप ऑन ओशन एंड पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मेजर जो 8 मीटिंग था वो ब्रिक का वाज एक्चुअली दिस वाज द नेम, एंड ये गोवा में हुआ था, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकेशन पूछे जा सकते हैं आपसे, आपसे ऑर्गेनाइजेशन पूछे जा सकते हैं, मेंबर्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, द मीटिंग वाज बीइंग होस्टेड बाय द नेशनल सेंटर ऑफ पोलर पोलर एंड ओशन रिसर्च अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से मिनिस्ट्री के अंडर ये चीज, ये सब प्रीलिम्स का आपको स्टेटमेंट्स हो सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए इस बात पे बहुत ही ज्यादा गौर करें कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस वाज द एक्चुअल मिनिस्ट्री। 11 मेंबर्स कंट्री है जो कि इस पे मीडियम ऑफ 5 ईयर रोड मैप इसके ऊपर डिस्कशन किया है उन्होंने टू एंश्योर द कोऑपरेशन इन सबमरीन साइंस एंड पोलर एक्सप्लोरेशन। तो ये बहुत ही, इसका आप गोल देख सकते हो कि किस तरीके से ये इनफैक्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, and you can see that in 2018 to promote scientific cooperation, knowledge exchange and capacity building। तो आप देख सकते हो कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इसमें 11 ऐसे कंट्रीज हैं, एंड यू कैन सी कितना ये रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हुए है। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि कौन कौन सी मेजर कंट्रीज है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब ऐसे कुछ कंट्रीज हैं। आप देख सकते हो कब कब उन्होंने क्या क्या साइन किया, व्हाट इज द मेन थिंग। अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं, हम वहाँ पे आपको भेज देंगे।
अब अगर हम लोग देखें, बात कर रहे हैं ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड की, तो यूएन इंडिया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये जारी किया है कि बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, पैंडेमिक के जस्ट बाद जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट था उसको स्टेबलाइज करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रशंसा दी गई थी कि 2023 में अगर हम लोग देखें तो हम देख सकते थे कि जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ही ज्यादा कम होते हुए दिख रहा था। लेकिन अभी जो फिर से नंबर्स हैं ऑफ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो ये रेट है वो इंक्रीज हो रहा है अक्रॉस हाई इनकम, लो मीडियम इनकम एंड लो इनकम इकोनॉमीज में। ठीक है, बेसिकली वही है कि जो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो अरब स्टेट्स और नॉर्थ अफ्रीकन जो स्टेट्स हैं उनमें हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स देखने को मिल रहा है। हम ये भी जानते हैं कि यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इंडिया में है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे नहीं है। हमने इस बारे पे चर्चा भी की थी। ठीक है, तो इसी पे पूरा ये बात है कि नाउ इट इज स्टार्टिंग टू डिक्लाइन अगेन। Now, there is one question regarding the 8th BRICS working group meeting on ocean and polar science and technology. पहला अगर statement देखें, the meeting aimed to promote scientific cooperation among BRICS countries in oceanic and polar research. Okay, it is hosted by the National Center for Polar and Ocean Research under the Ministry of Earth Science. Yes. BRICS cooperation in this field includes joint research, data sharing, capacity building and technology development. Okay. The BRICS Ocean and Polar Science Initiative is restricted to research in the Arctic regions. Okay. So we can see the answer is 1, 2 and 3. Fourth में there is no restriction क्योंकि polar regions, Arctic जो है वो polar regions में से एक है। एंड हम देख सकते हैं कि ये जो पोलर रीजन्स हैं इस पे भी एक्सप्लोरेशन की चर्चाएं यानी कोऑपरेशन देखने को मिलते हैं। तो हम देख सकते हैं द आंसर। ओके, विद दिस वी कम टू एन एंड। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ताकि हमें भी थोड़ा बढ़ावा मिल सके, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर मॉड्यूल इसको बना सकें। ठीक है, एंड प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब। हैव ए नाइस डे, बाय।